रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन की रोक का उन्होंने ऐलान किया। हालांकि चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% किया है। फैसले के बाद अमेरिकी बाजार में 2008 के बाद की सबसे बड़ी तेजी आई। सवाल यह है कि कल हमारे बाजारों में कितनी आतिशबाजी होगी। क्या गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम 800 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं वही होगा, या उससे ज़्यादा खुलेंगे, कम खुलेंगे गैप अप में? और बड़ी बात, क्या ये गैप अप टिकेगा? हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा और केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, और वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे के लिए। आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि हमारा एक बेसिक प्रेमाइज ये है कि अगर 800-900 पॉइंट का गैप अप हो तो क्या, तो अगर 800-900 पॉइंट का गैप अप हुआ तो क्या? तो देखिए, चाहे किसी कारण से भी हो, किसी भी घटना पर हो, कभी भी बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन, हम जिस तरीके से व्यापार करते हैं हम अपने बारे में बता सकते हैं। बाकी लोगों के पास और भी तरीके हो सकते हैं। हम उस गैप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एज ए रूल। उसका रीजन ये है, विदाउट एनी कंटेस्ट जब इतना बड़ा गैप होता है या कितना भी बड़ा गैप होता है, इसका मतलब कहीं पे भी कोई विरोधाभास नहीं था, कोई भी गैप नहीं था, कोई भी अंडरस्टैंडिंग में गैप नहीं है, कोई भी संघर्ष नहीं है। बिना संघर्ष के बने हुए जो भाव हैं, वो भाव टिकते नहीं है। तो भावों को वापस संघर्ष से गुजरना होगा। गैप अप गैप डाउन होने के बाद हम उसे कुछ देर देखते हैं। पर अगर मैं पुराने इस गैप के पहले के बने हुए चार्ट्स को देखूं, तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के चार्ट्स में ये जो शुरुआत हुई है लास्ट 4-5 दिन पहले के लो से, वो एक बड़ी रैली लगती है। रैली का मतलब सीरियस बुल मार्केट शुरू हो गया, ऐसा चित्र अभी तक न तो भावों में उभरा है, न खबरों में उभरा है। ट्रंप ने एक रिलीफ दिए साइबर रैटलिंग में, सारे संसार को अब चीन का दुश्मन बना दिया। पहले सारे संसार को हड़काया और अब बोला बाकी सारा संसार हम उनके साथ मित्र हैं, अब चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम है। तो अभी इस खेल के और कई लेयर्स बाकी हैं। एक तरफ वो कॉमन सेंस है और दूसरी तरफ अगर मैं प्राइसेस की एनालिसिस को, इंटरनल पैटर्न्स को देखूं, ये एक बड़ी रैली है जिसमें हो सकता है निफ्टी 24,000 चली जाए। आई कैन नॉट रूल आउट कि 25,000 भी चली जाए। उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। रोज के रोज भाव के साथ खेलना पड़ेगा, वैसा ही स्ट्रक्चर है। चाहे 24 हो जाए, चाहे 25 हो जाए, सारांश ये है कि जो अभी निचला स्तर भावों ने दिखाया था, उनके दोबारा लौट के आने की आशंका बिल्कुल बनी हुई है पैटर्न्स में भी और खबरों के पैटर्न्स में भी। तो एक रैली है, जिस रैली में बड़े गैप अप के बाद हो सकता है कोई पुल बैक मिलेगा तो नया लेंगे, वरना जो नीलेश जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में कह दिया, अगर लीवरेज है और एक बार लॉटरी मिल रही है, तो लाव-लाव में माल टिकाऊ हो सकता है आके बड़े ट्रेडर्स कल वो कर जाए। तो वो सवेरे देखना पड़ेगा कुछ। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग आपको भी, और हमारे इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक छुट्टी वाले दिन पर। सवाल यही है कि कल अगर हम 800-900 पॉइंट ऊपर खुले तो क्या ये एक मौका है अपने फंसी हुई पोजीशन से निकलने का, या ये एक मैक्रो फैक्टर है जो मार्केट को एक नई जान फूकेगा? क्योंकि हमारी मार्केट सिर्फ ट्रम्प फैक्टर से नहीं गिरी थी, हम तो पहले से गिर रहे थे, ट्रम्प फैक्टर तो बाद में आया था। बिल्कुल। तो आपका क्या व्यू होगा? तो इसमें जैसे आपने अच्छी तरह से डिवाइड किया, एक ट्रम्प फैक्टर है और एक हमारा ओरिजिनल मोमेंटम जो था बाजार का वो था। तो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम्स थे हमारे, सितंबर से लेके हमने जनवरी तक जो इनफैक्ट फरवरी तक जो करेक्शन देखा हमने, मार्च में अच्छा सा रिकवर हुआ था बाजार, लेकिन उसके जो मेन रीजंस थे वो एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई थी, दूसरी क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही थी, तीसरी आरबीआई ने बहुत ही टाइट रखी थी लिक्विडिटी को, और चौथी रीज़न ये थी कि डॉलर इंडेक्स जो था, डॉलर अगेंस्ट ऑल द अदर करेंसीज, सितंबर से लेकर जनवरी तक बहुत ही अप्रिशिएट हुआ था, और उसकी वजह से सारा ग्लोबल जो पैसा था वो यूएस की ओर जा रहा था। ये चारों जो फैक्टर्स हैं जो लोकली अगर देखें तो अनवाइंड हो रहे थे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी आ रही है, अपने डिफेंस रेलवे वगैरह में देखा तो ऑर्डर्स रिलीज हो रहे थे, प्लस आरबीआई ने लिक्विडिटी का एक अच्छा सा फ्लो दे दिया है, और अपना स्टांस भी मैं देखूंगा तो चेंज किया था। तीसरी बात यह कि आरबीआई ने जो अनसिक्योर्ड लोन्स पे क्रैकडाउन किया था उसकी वजह से भी क्रेडिट ग्रोथ नीचे आई थी, वो भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे रिकवरी के पाथ पे थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डॉलर था वो ऑलरेडी वीकन होना शुरू हो गया था अगेंस्ट अदर करेंसीज। तो मुझे लगता है डोमेस्टिकली एक सिक्लिकल अपटर्न, सिक्लिकल रिकवरी का बेस अच्छा बन रहा था, क्योंकि मार्केट ने कुछ नहीं किया था तो वैल्यूएशंस भी रीजनेबल होने लगे थे। फिर ये अप्रैल 2 का एपिसोड हुआ जिसकी वजह से इतना ज़्यादा केओस हो गया बाजार में। मुझे लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया तो ठीक ही करने वाला था। ट्रंप की वजह से जो वॉलेटिलिटी हुई है उसकी वजह से हमने और डाउनसाइड देखा, और ये डाउनसाइड में मैं मार्केट का व्यू लेने से बजाय ये कहूँगा कि जो
स्पेसिफिक स्टॉक्स थे, हाई बीटा वाले स्टॉक्स थे, या तो यूएस के लिंक्ड थोड़े बहुत एक्सपोर्टिंग जो स्टॉक्स थे, उसमें काफ़ी प्राइस कट्स देखे हमने। बाजार भले 5-7% गिरा हो, लेकिन स्टॉक्स काफ़ी 10-20-30% भी गिरे हैं। तो मेरे ख्याल से एक स्टॉक पिकिंग का माहौल तो डेफिनेटली बन रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप अगर एफआईआईज की भी पोजीशन देखें तो पिछले 4-5 दिन में सेलिंग भी की है और शॉर्टिंग भी की है, तो उसकी भी एक कवरिंग से फर्दर लेग ऑफ द रैली में बोलता हूँ चल सकते हैं। बिल्कुल। एक इसी पर एक और सवाल पूछता हूं, उसके बाद वीरू को जोड़ेंगे शो में। सुशील जी, एक 21,800 21,900 का जोन रहा जो 2 बार टेस्ट हुआ, हमने दोनों बार वहां पे डिफेंड किया, लेकिन 23,800 पर भी हम 2 बार फिसल चुके हैं। निफ्टी की आपको ट्रेजेक्टरी क्या लग रही है? फिलहाल के लिए जो 3-4 लेग्स हैं वो कैसी रहेंगी? फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए हो सकता है हमें इसको कल सवेरे ही ध्यान को वापस बदलना पड़े। इस वक्त जो हम गणना कर पा रहे हैं, 22,800 के आसपास अगर कोई पुलबैक मिल जाएगा तो वहां से लेके एक बार 24,800 तक खेलने के लिए तत्पर है, सब्जेक्ट टू चेंजेस व्हेनेवर मार्केट डिक्टेट्स। 22,800 से 24,800 की अगर ये ट्रेजेक्टरी राइट पड़ जाती है तो अभी का ये अनुमान है कि एक बार वापस फाइनल लो आना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी को मिट्टी पलीत होना बाकी है, उसकी धराशायी होना बाकी है, चार्ट्स कमजोर है उसकी। बैंक निफ्टी और बाकी के फाइनेंशियल्स ड्रैग डाउन करें और उसके साथ साथ निफ्टी भी एक रीटेस्ट करे और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म बुल मार्केट रिज्यूम होना चाहिए। वो अभी तक का पिक्चर है, पर जैसे जैसे खबरें बदलेगी, बाजार का ढांचा बदलेगा और चार्ट्स बदलेंगी तो हमें आउटलुक बदलनी पड़ सकती है। अच्छा महेश जी, शायद 90 दिन बाद हो सकता है पॉसिबली हम इन इश्यूज पे, इन मुद्दों पे फिर बात कर रहे हो, पॉसिबिलिटी एक है। आपका व्यू क्या है अभी एज ए इन्वेस्टर इन 3 स्पेस को जो कि ग्लोबली एसोसिएटेड होते हैं, जिनको वर्ल्ड मार्केट से सरोकार है, वहाँ की डिमांड, सप्लाई और वहाँ के नियमों से, रेगुलेशन से, जिसमें एक फार्मा हो गया, जिसमें एक मेटल्स हो गया और आईटी, इन 3 स्पेस को आप इरेस्पेक्टिव द फैक्ट अर्निंग्स कैसी रहती हैं कैसी नहीं रहती हैं, आप कैसे ट्रीट करेंगे? सर्टनली। तो पहले मैं आईटी की अगर बात करूं तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा मार्केट हमारा आईटी सर्विसेज का यूएस है, और यूएस में काफ़ी केओस, अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी क्रिएट की गई है, और ये मुझे नहीं लगता है कि 90 दिन में जो माइंडसेट है कॉर्पोरेट्स का वो चेंज होगा, क्योंकि 90 दिन के बाद भी क्या होने वाला है, चाइना में भी अभी भी 125% के टैरिफ्स लगे हुए हैं, ऑटोमोबाइल्स पे अभी भी 25% टैरिफ्स डाले हुए हैं यूएस ने, मेक्सिको और कनाडा वगैरह पे। तो ऐसे काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स हैं जो अगर लॉन्ग टर्म किसी को कमिट करना है तो डेटा नहीं है। कौन सा यूएस की जो बड़ी कोई कंपनी है उसका कौन सा बोर्ड इतनी अनसर्टेनिटी में बोलेगा कि आप जाके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अप्रूव कर देते हैं हम नेक्स्ट 90 दिन में। मुझे नहीं लगता है कि जो ओरिजिनल इंटेंशन था कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट्स लाना है, वो ये 90 दिन में सॉल्व हो सकता है। तो यूएस की जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की जो स्लो डाउन है मुझे लगता है वो रहेगी, और आईटी सर्विसेज की जो डिमांड है वो ऑफ कोर्स 5-10%, 5-9% की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली आती रहेगी, बट मुझे नहीं लगता है कि उसमें से कोई अपसाइड आ सकती हो। तो आईटी सर्विसेज में हमारा जो खास करके लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उस पर व्यू अंडरवेट ही रहा है, नेगेटिव रहा है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ये हाई ग्रोथ सेक्टर रहा है। अगर हाई ग्रोथ सेक्टर को, ये सेक्टर को अगर हाई ग्रोथ की ओर जाना है तो उन्हें जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से उससे बाहर निकल के कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चरली मुझे लगता है जो 5-10% की ग्रोथ रेट वाली जो इंडस्ट्री है वो ये रहेगी, तो हमारे लिए वो इतना एक्साइटिंग नहीं है। सेकंड, आपने जो कहा था मेटल्स का भी हमारा व्यू सिमिलर है कि मेटल्स जो होते हैं वो टिपिकली ग्लोबल सप्लाई डिमांड से प्राइसेस डिटरमिन होते हैं, इंडिया से कम डिटरमिन होते हैं। इंडिया में जो कंपनीज हैं जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे अगर हम अज्यूम करें कि मार्जिन्स नहीं बढ़ेंगे फिर भी हमको अर्निंग्स ग्रोथ दिख सकते हैं, लेकिन ऐसी कम कंपनीज हैं जो बड़ा कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हो। तो मुझे लगता है ये ग्लोबल कमोडिटीज़ और ग्लोबल लिंक जो सेक्टर्स हैं उसमें हम अंडरवेट ही रहेंगे, इंक्लूडिंग मेटल्स। थर्ड, आपने बोला फार्मास्यूटिकल्स का मामला थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें बहुत सारी, इंडिया में खास करके जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें बहुत ही अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं। काफ़ी कंपनीज है जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में काम करती हैं, ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस, ब्रांडेड जेनरिक्स में काम करती हैं, तो उनको यूएस मार्केट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक सेट हो गया। दूसरी सेट ऑफ कंपनीज जो हैं वो जेनरिक यूएस और यूरोप में एक्सपोर्ट करती हैं, तो यूरोप में अगर ज़्यादा है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यूएस में है अगर है, उसमें भी मुझे लग रहा है कि दुनिया की मैक्सिमम जो
फॉर्मुलेशंस बन रही हैं आज और यूएस में जो मैक्सिमम यूज़ हो रही हैं वैल्यू वाइज नहीं वॉल्यूम वाइज, वो आज इंडिया से ही जाती है। उसमें भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की जो सप्लाई चेन है वो अभी भी रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे डिमांड करती है, तो उसको यूएस कैसे ट्रीट करेगा। फाइनली यूएस कंज्यूमर जो है, खास करके मेडिकल, वहाँ पे एनीवे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, लोअर क्लासेस और मिडिल क्लासेस को काफ़ी स्ट्रेस होता है मेडिकल की कॉस्ट की वजह से, तो उसको छूना और उसको उसका कॉस्ट बढ़ा देना वो मुझे पॉलिटिकली भी करेक्ट नहीं लग रहा है। तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि फार्मास्यूटिकल्स पे भी कुछ एक्शन आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई ड्रामेटिक करना चाहिए जहाँ पे लोअर एंड ऑफ द पॉपुलेशन को नुकसान हो। तो वहाँ पे मैं एक वेट एंड वॉच वाला मामला रखूँगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली तो हमारी कंपनीज बहुत स्ट्रांग है मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी वाइज, इनोवेशन वाइज करके, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चाइना से लेके इंडिया से लेके यूएस की जो सप्लाई चेन है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, यूएस कंज्यूमर के बारे में कैसे सोचेंगे, ये काफ़ी सारे इसमें मूविंग पार्ट्स हैं। जो चौथी सेगमेंट जो है सीडीएमओ वाली जो है वो तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सीडीएमओ में क्या होता है, काफ़ी लेबर इंटेंसिव इन द सेंस साइंटिफिक लेबर इंटेंसिव होता है। वहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ बनानी होती है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना होता है, वहाँ पे साइंटिस्ट बहुत सारे चाहिए उसको, तो ये इकोसिस्टम को रेप्लिकेट करना यूएस में बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस करेंगे वो। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई कुछ बड़े सेक्टर्स की, लेकिन एक